अच्छा जी, तो ये हमारी सेकंड एपिसोड है पॉडकास्ट की और मोहिउद्दीन भाई के पास एजेंडा है, तो वही शेयर करेंगे कि हमने क्या किस चीज़ पे आज बात करनी है। एजेंडा मेरे पास जो है मेनली समथिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि मैंने देखा कि आप उसमें बड़े अच्छे रहे। तो दैट इज मेनली द कॉन्फिडेंस इन द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। तो ये पॉडकास्ट मेरा ख्याल है थोड़ा सा बिजनेस और इस तरह की चीज़ों में जो है ना वो इन्वेस्ट होगा। तो मैं स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ में पर्सनली कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रेसिव रिजल्ट्स ना हो तो अपनी सर्विस या अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना बिलीव करना कि आप उसे सेल करते हुए कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ किस तरह से लाई जाए। क्योंकि मैं इस लूप में हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अभी मैं अपनी डिलीवरी जो है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस उसको इम्प्रूव कर लूँ, फिर मैं आउटरीच या सेल्स स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो ये जो है ना वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन का परफेक्शनिज्म वाला वो एक चल रहा है मेरे साथ सर्कल, जिसमें मैं बार बार अपनी आउटरीच जो है ना वो रोक देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस टाइम पे हमने वो टाइम देखा हुआ है कि जब हमारी सर्विस इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी लेकिन तब भी आप बड़े कॉन्फिडेंट होते थे कि सेल करने में उसको। तो ये माइंडसेट किस तरह से डेवलप किया जाए और आपको किस चीज़ ने किस तरह किन चीज़ों ने इस फेज में हेल्प आउट किया जब आपकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी? अच्छा देखो, मतलब कॉन्फिडेंस आता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स से, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन आता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट हो कि आप ये चैलेंज लेकर इसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस आता है एजुकेशन से, ठीक है। कॉन्फिडेंट आता है स्किल से, डेडिकेशन से, ठीक है। और फिर आता है कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से। तो आपका जो पॉइंट है कि आप में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है रिजल्ट्स लाने का, ठीक है। तो इसका ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल ऑन पॉइंट नहीं है तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं आप उनको ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी डेडिकेशन, ठीक है। आप इवन जब मैंने ऑफिस स्टार्ट किया और मेरी ऑन द वेरी फर्स्ट कॉल जो मेरा प्रॉस्पेक्ट जिसके साथ मैं जो पाइपलाइन में था और जिसके साथ मैं बात कर रहा था ऑन द कॉल्स, वो उस कंपनी के साथ लूप में था जिसके मैंने कोर्सेज किए हैं किंग कॉन्ग के साथ, ठीक है, सबरी सूबी के साथ। तो अब वहाँ पर मतलब वो उनके पास दुनिया की बेस्ट सेल्स टीम है, ठीक है। और जो मैं हूँ मतलब मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट कंपेयरिंग टू देम। तो मैंने स्टिल वो क्लाइंट विन किया, और वो क्लाइंट मैंने कैसे विन किया, और मतलब वो तो नूर भाई ने उसको आई विटनेस किया कि मैंने उसकी कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। मैंने उन्हें बताया कि ना वो कंपनी है जो केयर करती है कि वो कंपनी 200 क्लाइंट्स को मैनेज करती है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर कर देनी है और फिर आपको कहना है कि मतलब ये आपका काम है, आपने नहीं किया तो फिर हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स, विच इज़ द केस while working with me as well। लेकिन हम क्या है, हम आपको अकाउंटेबल करेंगे और इन द प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी एजुकेटिंग यू अ लॉट, ठीक है। और मैंने उसे वेरी ट्रांसपेरेंटली बताया कि यहीं से हमने कोर्सेज किए और वो सेम वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम 200 क्लाइंट्स के साथ नहीं काम कर रहे तो जो सपोर्ट आप हमसे लोगे वो वे बेटर होगी। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड, if you are having a shower and thinking about how you will get results for this client, अगर आप obsessed हो, अगर आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली कम, ठीक है। लेकिन अगर आप यू आर मैनेजिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, यू आर मैनेजिंग योर stuff with you're managing your job, you're managing your friends, you're managing family and all these other things, तो जो है ये अब प्रोसेस थोड़ा सा है ना लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आप इंस्टिल हो उस चीज़ के अंदर और आप उन लोगों को भी देख रहे हो, उन लोगों को भी सुन रहे हो जिनको आपको लुकअप करते हो, जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो उस चीज़ में होना ना कंटिन्यूसली आपको न्यू न्यूआंसेस देता जो कि आपको हेल्प करती हैं कि आप उसे क्वालिफाई कर सको कि क्यों आप बेटर उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और वही कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन इज द बिगेस्ट थिंग। इफ यू कैन रिफ्लेक्ट दैट कन्विक्शन ऑन द कॉल, द क्लाइंट विल बाय, ठीक है। अगर उसके पास ज़्यादा कन्विक्शन है कि आप उसे नहीं हेल्प कर सकते तो ही विल विन,
और अगर आपके पास ज्यादा कन्विक्शन है कि आप उसे हेल्प कर सकते हो, देन यू विल विन। ठीक है, वही रिफ्लेक्ट करते हैं। और कन्विक्शन होने के लिए अगेन यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग वेरिएबल्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस चीज़ से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ सीखी भी है, लेकिन इंसान कई चीज़ों को जो है ना वो जब भूल जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो मैंने ये चीज़ सीखी थी पर्सनली कि माइंड शिफ्ट जो होता है ना, माइंडसेट शिफ्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं कि देयर इज एडवांटेज टू एवरी पोजीशन। तो जाहिर बात है, अगर आप आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप बहुत कम लोगों के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उनको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, दूसरा जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है, मैं जो सोच रहा था, मेरे करियर में जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स ना लाने की जो वजूहत बनी है ना, वो मेनली आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी for not generating very impressive results, although I have some results that I can show obviously। लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन हमेशा इतने ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि उन सबको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जिस तरह से अब किसी क्लाइंट का जो है ना वो उसको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, अब आपको उसको थ्रू आउट द प्रोसेस एजुकेट करना पड़ रहा है, फिर वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा और वो कन्विंस नहीं हो रहा कि उसे ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, और उसको लगता है कि उसका ओपिनियन ज़्यादा बेटर है, या फिर लोगों की चीज़ें और सेटअप नहीं होती, जिस तरह से अब किसी का फॉलोअप ही सेटअप नहीं है तो उसके लिए रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो हर्डल्स होती हैं जो कि क्लाइंट की साइड से आती हैं रिजल्ट जनरेट करने में, आपका क्या ख्याल है कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, या क्या आपके ख्याल में क्या प्रोसेस होना चाहिए उसका? ऑब्वियसली आपको उन्हें एजुकेट करना चाहिए, आपको उनका माइंडसेट चेंज करना चाहिए। और अगेन दैट हैपेंस व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड व्हेन यू हैव दैट एजुकेशन। अगर वो आपके साथ, मतलब अब एक क्लाइंट जो होता है ना, वो ऑलरेडी उसने 2 3 4 एजेंसीज के साथ काम कर लिया होता है, और उसका बिलीफ सिस्टम ये होता है कि जो सोल्यूशन आप ऑफर कर रहे हो दिस विल नॉट वर्क बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी ट्राइड दैट। ठीक है, तो और प्लस ये है, अगर एक बंदा 4 एजेंसीज के साथ काम करता है वो, और आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, तो सॉर्ट ऑफ यू आर ऑन दैट इक्वल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपके लिए ऑब्वियसली चैलेंज होता है। ठीक है, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली खुद को एजुकेट करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए, चीज़ें टेस्ट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। आपको नहीं ऑब्सेस होना चाहिए ओवर द सेम थिंग कि किसी ने एडवाइस कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स किया और उस कोर्स की बेसिस पे मैं उसके साथ स्टक रहा, उसी स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कभी हमारे लिए वर्क नहीं की। फिर हमने आर्ट्स लाइब्रेरी में रिसर्च की और हमने वो स्ट्रैटेजी चेंज की और वो हमारी काम करने लगी। तो ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रैटेजी गलत थी, मसला ये था कि जिस साइज़ के बिजनेस के लिए वो स्ट्रैटेजी थी, हम उस साइज़ के बिजनेस के साथ काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रोलेक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखो, जिनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए मे बी इन ईयर्स, वो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। मुझे नहीं पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली मतलब वो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन उन्हें चाहिए ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड। लेकिन अगर आप स्टार्टअप करते हो एक वॉचेस का एंड यू फॉलो द स्ट्रैटेजी फ्रॉम रोलेक्स, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ें, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, कीप सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल जो कि ऑलरेडी वो ही चीज़ कर रहे हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट ऑन दैट स्टफ। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, और इसीलिए मैं समझता हूँ ये बात कि ये भी बड़ा प्रिविलेज है कि बंदे को एनवायरनमेंट भी मिले और वो कर भी सके जो वो करना चाहे। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एक मौजू ये भी होगा कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो बिजनेस इटसेल्फ भी जो है ना, बंदे को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि अगर वो ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस परस्यू कर सके, क्योंकि हर बंदा इतना प्रिविलेज नहीं होता कि वो कर सके जो वो करना चाहता है। और जब आप स्टक होते हो उस लूप में कि जहाँ पे आप जो वो हैंड टू माउथ चल रहे हो या इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा भी इतना इस तरह का तो सीन नहीं है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लो ना, तो फिर आपका वो जॉब छोड़ना और उस लूप में आप फंस जाते हो। और इसीलिए जितने भी लोग निकलते हैं वो सब यही सोचते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरे बैच के ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 54 बच्चे थे, और उन सारे बच्चों में से कोई भी मैंने किसी को कहते नहीं सुना कि मतलब हमने सारी ज़िंदगी जॉब ही करनी है।
सबको ये होता है अल्टीमेटली हम बिजनेस करेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो जॉब ही करने में लग जाती है, और उसकी वजह शायद यही है कि इंसान जो है वो उसी चीजों में वो स्टक हो जाता है, एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं और फिर आप वो उस लूप में से निकल नहीं पाते, पर कट जाते हैं, जरूरतों ने पर काट दिए, रोटी पाँव की जंजीर बन गई है। तो ये चीज होती है। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें, आपको क्या लगता है? ऐड तो मैंने ही करना है मेरा टॉपिक है। टॉपिक तो आपका ही है। अच्छा, ऑब्वियसली अब आपने कुछ 2-3 टॉपिक्स आपने वो किए हैं, ठीक है, कि जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस करना चाहिए, फिर आप स्टक हो जाते हो लूप में, ठीक है, तो फिर कैसे कर सकते हो। अब बात ये कि बिजनेस हर कोई करना चाहता है, क्योंकि बिजनेस इस तरह नहीं है, बिजनेस उनकी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो बिजनेस से वो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेस की आउटकम्स होती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें वो वाली पिक्चर भी अगर उन्हें सोचने को मिले कि व्हाट गोज इनटू बिल्डिंग अ बिजनेस, ठीक है, किस तरह से आप स्लीपलेस नाइट्स और फिर किस तरह से आप एक टीम को बिल्ड करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपके पास टीम आती है और फौरन वो काम शाम कर रही होती है, बेस्ट कर रही होती है, आप उन्हें फिर मंथ्स की ट्रेनिंग देते हो और फिर आप एक जो है ना टीम बिल्ड करते हो, फिर बिजनेस बिल्ड करते हो, कैसे क्लाइंट्स लेकर आते हो, सारी जो ये पिक्चर है ना उसके पीछे कितना काम जाता है और कितनी काम करने का मसला नहीं होता, लेकिन काम इस तरह करना कि आपको यकीन नहीं है कि जो आप मेहनत पुट इन करोगे उसका रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, आपको ये यकीन नहीं होता कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में मेहनत पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या मुझे इस डायरेक्शन में पुट करके वो रिजल्ट्स आएंगे जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। जब ये सारा कुछ होता है ना तो वो बंदा ये तो कहता रहता है सारी जिंदगी कि हाँ भाई मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इंडिपेंडेंस कर लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ जहाँ से बिजनेस ऑनर गुजरता, ठीक है। तो जब ये चीज़ आती है ना, बिजनेस ऑनर के लिए क्या होता है, अब वो जॉब रिस्क करेगा, ठीक है, फिर एफर्ट रिस्क करेगा, अगेन एफर्ट कैसे रिस्क करेगा, उसे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में करनी है नहीं करनी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर प्लस हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी वो इज़ नॉट वेरी बिजनेस बिल्डिंग फ्रेंडली, ठीक है। जो मेरी बेसिकली मैं अभी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है, और जिस तरह से मैं एनालॉजीज बिल्ड करता हूँ वो ये है कि बैक इन द डे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी सेम डे में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो हिसाब किताब होता है इनवॉइसेस महीने के बाद होता है, ठीक है। तो अगर आप एक लोगो भी डिज़ाइन करते हो ना, अगर आप डिज़ाइन करते हो आपको सेम डे पेमेंट होनी चाहिए, आपको मतलब जब इस तरह से होता है ना महीने के बाद, और फिर सैलरीज, बेसिकली मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कि सैलरीज वो क्या करते हैं 30 डेज रोकते हैं ताकि ये बंदा क्या करे 30 डेज रुके, ठीक है, फिर फर्दर रुके, ठीक है। वो से क्या करते हैं, वो एक लूप क्रिएट करते हैं जो कि एक बिजनेस ऑनर नहीं करता, लेकिन इकोनॉमी और जो ये सिस्टम बिल्ड हुआ है उस वो करता कि ना कैसे जो है इन लोगों को लेस कंट्रोल में रहने देना, ठीक है। अब वो क्यों ऐसा करते हैं कि अब लोगों को लगेगा कि दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि द रियलिटी दैट दे आर लिविंग इन इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड द पीपल दैट आर थिंकिंग आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज रियल, ठीक है। Exactly. तो द पॉइंट इज के क्यों वो इस तरह के सिस्टम में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को कंट्रोल करना इजी हो। कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं वो, कंट्रोल वो इस तरह करना चाहते हैं कि अगर आप पावर में रहना चाहते हो ना तो यू मस्ट नीड टू बी पुटिंग इन एफर्ट ताकि लोग आपको लीडर कंसीडर करें। या तो वो आप मेहनत कर सकते हो कि आप मेरिट हो आपका कि आप लीडर बनो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि दूसरों से मेरिट छीन सकते हो और दूसरों से रास्ता छीन सकते हो कि वो लीडर ना बने, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ईजियर जॉब ये होती है कि अब मरियम नवाज या तो विन कर सकती है लोगों की बड़ी ज़्यादा मेहनत करके, अल्लाह पाक उसे हिदायत दे, ठीक है, मतलब वो काम शाम करे और मुल्क की सिंसियर भी हो, काम शाम वो कर रही है, लेकिन क्या वो मुल्क की सिंसियर है, उसका बाप बैठ के ये बोर्ड ऑफ पीस में बैठ के वो साइन कर रहा है किसके साथ, जो कि हमारे दुश्मन है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो कि वो सिंसियर है मुल्क के साथ, चाहे वो 4 सड़कें बना देती है, 2-4 और काम करा देती है, आप क्या कहते हो कि हमारी लीडर होनी चाहिए। तो मतलब ये बड़ा रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। अब या तो वो कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा काम कर सकती है, ठीक है, और उस डायरेक्शन में काम कर सकती है जिसमें हम चाहते हैं, हम इस्लाम को रखना चाहते हैं, हम इस्लाम को वी डू नॉट वांट टू सबमिट टू दोज पीपल, दोज एविल पीपल
वी डू नॉट वांट टू सबमिट टू देम। अब या तो वो उसको सबमिट करके छोड़ के वो एक सही रास्ते पे काम करना कर सकती है, ठीक है, एंड स्टिल देन वी वुड नॉट कंसीडर हर अ लीडर। उसकी रीजन ये है कि वो फीमेल है, ठीक है, और अगर हम इस्लाम में बिलीव करते हैं, अगर हम बेस्ट सिस्टम्स में बिलीव करते हैं, वी वुडंट कंसीडर हिम अ लीडर, कंसीडर हर अ लीडर। अच्छा, हमने ये तो एड्रेस कर लिया कि ये बिजनेस बिल्ड करना टफ क्यों है, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो है ना, कुछ ग्रेट अचीव करना हमेशा टफ ही होता है, ठीक है। अब जॉब जो है इतनी बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप मतलब हलाल कमाते हो, काम शाम करते हो और फिर आपको सैलरी मिलती है, इन इट सेल्फ जॉब करना मतलब किसी की लीडरशिप में आप काम करना और आपको उसका मुआवजा मिले, बुरी बात नहीं है, ठीक है, अगर वो हलाल है। लेकिन मसला ये है कि जॉब इस वजह से बुरी चीज़ है। मैं देखता रहता था क्यों लोग जो है ना जॉब को बुरा कहते रहते हैं। इस्लामी लिहाज से जॉब इसलिए बुरी है कि वो आपकी इंडिपेंडेंस छीन लेती है, ठीक है, आपको स्लेव बना देती है। अब स्लेवरी क्यों बुरी है? स्लेवरी इस वजह से बुरी है कि आप जो है ना, आप वेट करोगे, आपका जो बॉस है वो आपको अलाउ करता है नमाज के टाइम जाना, या वो डिस्करेज करता है, वो शायद आपको ना के इन हिज वर्ड्स के ना नमाज पढ़ने ना जाओ, लेकिन हो सकता है वो आपको काम में इतना प्रेशर दे दे कि आपको नमाज का मौका ही ना मिले, ठीक है, और आपको पता हो कि यार बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ये डिलीवर करना। नमाज की बात छोड़ के भी मतलब आप कितना सारा कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप डिपेंडेंट हो कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों से ना आप एक सॉर्ट ऑफ स्लेव ही बन जाते हो, ठीक है, और फिर वो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कम्फी ऑफिस और इस तरह की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप इतना कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी वो कंफर्ट को रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अटैचमेंट बिल्ड होगी होती है उन एसीज के साथ, उन कॉम्फी एनवायरनमेंट के साथ, ऑल द थिंग्स दैट यू आर जस्ट गेटिंग विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ठीक है। तो लेकिन आप रिस्क क्या कर रहे होते हो अल्टीमेटली? आप यू आर रिस्किंग योर इंडिपेंडेंस स्लोली, ठीक है, और इस पॉइंट तक कि आप जो है ना, आपको पता चल जाता है कि यही मेरा फेट है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि लोग क्यों बिजनेसेस बिल्ड नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते कि उनका जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, उनका तवक्कल जो है ना वो बड़ा वीक होता, ठीक है। अब उनका तवक्कल जो है मतलब उनका ट्रस्ट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जो अपने बॉस पे होता है ना, अपनी जॉब पे होता है, वो ज़्यादा होता है। वो डरते भी हैं जॉब ना चली जाए, और वो ये भी कहते हैं कि मैं अच्छा काम करूँगा तो जॉब लगी रहेगी और मैं सैलरी लेता रहूँगा, लाइफ ऑल राइट चली जाएगी। लेकिन वो उनका सिस्टम जो है ना, अल्लाह पाक पे उनका यकीन ये नहीं होता कि यार मैं 1 महीने 2 महीने छोड़ दूँ, मेरी रोटी रोज़ी कैसे होगी, ठीक है, और बिज़नेस कैसे चलेगा। अल्टीमेटली जो भी कुछ करना होता है ना, जो भी प्रोवाइड करना है रिस्क, वो आपको अल्लाह पाक ने करना है। क्योंकि मैंने जो है ना इन द वेरी स्टार्ट बहुत मेहनत करके भी देखा और मुझे बहुत रिजल्ट्स में आया, और मैं क्या करता था, मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी बातें करने लग गया था, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था खुद के अंदर। तो लेकिन जब डाउन टाइम्स आए और फिर इवन ज़्यादा वर्क हार्ड किया, इवन ज़्यादा एफर्ट पुट की और देखा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फिर ये पता चला कि जो है ना, आप इनपुट तो आप करते हो, लेकिन आउटपुट जो होती है, आपका रिस्क जो होता है, वो अल्लाह पाक के हाथ में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनपुट इंक्रीज करो और आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब मैं इस्लाम से ही देखता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को देखता हूँ एज द बेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। आपको लोग ये समझते हैं कि दे जस्ट हैव टू चेस मनी, दे जस्ट हैव टू बिल्ड अ बेटर लिविंग, बेटर लाइफस्टाइल, लेकिन मसला ये होता है कि दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, ठीक है। अगर आप ट्रूली ये अंडरस्टैंड करो कि आपने आज़ादी कैसे लेनी है, खुद को आज़ाद कैसे होना है। अगर आपने खुद आज़ाद होना है ना, तो खुदा के गुलाम बन, आपने किसी ना किसी का गुलाम बनना है, या तो आप इंसान के गुलाम बन जाओगे या आप खुदा के गुलाम बन जाओगे। अगर आप खुदा के गुलाम बन जाते हो ना, वो गुलामी ऐसी है कि वो आपकी फेवर में बेस्ट है, ठीक है, वो आपसे वो काम कराती है जो आपकी फेवर में बेस्ट है। तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ आज़ादी है, ठीक है। आपको किसी का डर खौफ नहीं है, आपको किसी का, खुदा के अलावा, और आपको किसी का ये नहीं है कि मतलब ये मेरी चीज़ें रोक सकता, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो मैंने कहना चाह रहा था, एक तो तवक्कुल नहीं होता, और दूसरी बात ये है कि वो रिस्क नहीं करते ना। तो वो रिस्क मतलब हम समझते हैं रिस्क क्या होता है, जॉब रिस्क करना, ठीक है, लेकिन आपको क्या रिस्क करना होता है, अपनी डिज़ायर्स, ठीक है, कि आपने वो चैट करना छोड़ देनी है, आराम रिलेशनशिप्स डेवलप करना छोड़ देने। अगर आप वही छोड़ देते हो तो आप देखो कि आप कितना ज़्यादा फोकस्ड इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस की तरफ। आपको रिस्क करनी है अपनी डिज़ायर्स, मतलब जितने भी मज़े वाली हो, अगर आप उन्हें रिस्क कर देते हो ना, और फिर आप रिस्क करते हो अपनी जॉब, जिसको आप मेन वेरिएबल, क्योंकि वो आसान तरीन एक्सक्यूज़ है बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियस है
लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप जॉब रिस्क कर भी दो और आप नहीं रिस्क करते योर हराम रिलेशनशिप्स और वो चीज़ें जो आपका फोकस लेकर जा रही हैं, जो आपको नकारा बना रही हैं, अगर वो चीज़ें रिस्क नहीं करते, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफ़ी हद तक ये आर्गुमेंट कनेक्ट होता है वही अनसर्टेनिटी वाली चीज़ से। तवक्कल भी यही है कि आपका, मैंने एक बात सुनी थी बहुत अच्छी कि अगर आपको पता हो ना कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे सोना है और आपको कंफर्म है, तो आपको ये भी हो ना कि 100 दिन लगेंगे या 1000 दिन लगेंगे, तो आप खोदोगे और आप आखिर तक खोदोगे क्योंकि आपको कंफर्म है। बिजनेस में मेनली होता यही है कि आपको पता नहीं होता कि मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका सबसे आसान तरीका जो मुझे पर्सनली लगता है ना, वो यही लगता है कि आपकी एफर्ट और आपके जो सिस्टम्स और आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना, उनसे आपका तवक्कल और आपका जो ट्रस्ट हो ना, उनसे हट के आपका ट्रस्ट रब की ज़ात के ऊपर हो कि मैंने ये बिल्कुल। सारी एफर्ट की है, तो मुझे शायद ये इसका अभी आउटपुट ना मिले, लेकिन इवेंचुअली किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आउटपुट मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है कि आप आउटरीच कर रहे हो, आपकी 2 महीने की बड़ी अच्छी आउटरीच है और आपने जितने लोगों के साथ बातचीत की, आपकी जो भी मीटिंग हुई, अल्टीमेटली आपको कोई उससे क्लाइंट नहीं आया और आउट ऑफ नो वेयर कहीं पे आपने कोई कमेंट लीव किया था किसी फेसबुक ग्रुप में, वो बंदा आपको खुद से रीच आउट कर लेता है। तो अल्टीमेटली जो है ना, वो आपकी एफर्ट जो होती है वो ये, अच्छा मैं ये देखता हूँ बड़ी खूबसूरत चीज़, बचपन में हमारा जो अपब्रिंगिंग में हमने जो चीज़ें सुनी हुई थी ना, वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ें थी कि खुदा कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता, बार बार कोशिश करो। लेकिन उस ज़माने में हमारा माइंडसेट ही इतना नहीं होता था, मतलब हमारी वो ग्रास्प करने की एबिलिटी बच्चे की कितनी होती है कि वो उन चीज़ों को समझ पाए, तब हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते थे। और जो सीखने की उम्र है, उस उम्र में आके जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सोशल मीडिया पे फिल्थ आता है और बस यही कंजम्पशन है हमारी। तो जो इतनी अच्छी कंजम्पशन थी तब वो हम ग्रास्प नहीं कर पाते थे, लेकिन वो असल गोल्ड माइन वो थी, अगर आप वाकई उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लो, सारी चीज़ों को, तो बड़ा बेहतरीन हो सकता है। यही अनसर्टेनिटी को आप टैकल कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको टैकल कर सकते हो और अल्टीमेटली काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ आप गुजार सकते हो। एक पॉइंट में और बहुत अच्छा मेक कर दूँ जो बड़े अरसे से मेरे जहन में चल रहा है। कहते हैं जी, आपने पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड बात की, अब आपने ये बात की कि ये हमारी जो करंट गवर्नमेंट है PMLN की, वो सबमिट कर रही है उन लोगों को जो ईवल है और चिल्ड्रन किलर अवाम है, उनको सबमिट कर रही है वो। तो उसमें जो एक रैशनल ब्रेन होगा ना, वो कहीं ना कहीं इस नतीजे पे पहुंचेगा कि यार हम, वो लोग इतना आगे हैं, हमारे हालात इतने ख़राब हैं, तो हम कैसे उनको सबमिट किए बगैर फिर कैसे गुजारा करेंगे। मेंटालिटी जो ये है ना, अल्टीमेट ये जो मेंटालिटी, आप, मैंने कुछ अरसे से ना, थोड़ा सा जब से मेरी ये अल्लाह के फजल से दीन की तरफ दोबारा रग़बत हुई है, वैसे तो मैं ऑन एंड ऑफ होता रहता हूँ, अल्लाह कायम रखे। ये भी मेरा ख्याल है अल्लाह की करम नवाजी कि आपको बार बार मौका देता है कि आप वापस आओ, एक्सप्लोर करो। तो मैंने जितनी मेन स्ट्रीम एडवाइस है ना सक्सेस के ऊपर, वो मैंने कंज्यूम करना छोड़ दी है। उसकी वजह पता क्या है? उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपने सक्सेसफुल होना है, लेकिन मजहब आपको कहता है कि ना हुए तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये लाइफ तो मैटर ही नहीं करती। मेन आप मजहब का, रिलीजन का, इस्लाम का मेन मुकदमा ये है कि अगर तुम्हें वो सारी चीजें नहीं भी मिलती जिनकी तुम ख्वाहिश करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब तुम जहाँ पे वो ख्वाहिश कर रहे हो वहां पे तो वो चीजें मैटर ही नहीं करती। तो अब जो भी बंदा कहेगा ना कि ये बहुत रैशनल है कि आप उन लोगों को सबमिट कर रहे हो क्योंकि वो पावर में है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे मरेंगे और इस तरह से, और हालात मुल्क के खराब से खराब तर ही होते जाएंगे। जितना अच्छा लीडर आएगा ना हमारी इस टाइम जो ओवरऑल दुनिया के हालात है, जितना अच्छा लीडर आएगा वो गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जो भी करेगा, मुल्क के हालात खराब होंगे। तो आपकी मेजोरिटी कहेगी जी आटा महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है। अब अगर तो आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आटे और बिजली तक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप जाके जिस मर्जी को फॉलो करें। लेकिन अगर आपकी सोच समथिंग बिगर देन योर सेल्फ और बिगर देन योर डिजायर्स और बिगर देन योर नीड्स है, आप चाहते हो कि सबसे पहले कि आप किसी के गुलाम ना हो, आप अल्लाह ताला के गुलाम हो, उसके बाद आप चाहते हो कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो पूरी दुनिया में कायम हो, तो फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि यार अभी हमें सक्सेस मिली है कि नहीं मिली, हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और ये बड़ा मेन क्राइटेरिया, और वो तब कब होगा, ये सारी चीज़ें बैक टू कनेक्ट होती हैं। आप कुरान पढ़ना शुरू करते हो ना, आप सोचते हो कि यार ये क्या बात हुई, अभी 2 बातें हुई हैं, फिर जी आखिरत पे यकीन रखो और अपने डिजायर्स को काबू रखो। आप कहते हो यही बात हुई जा रही है।
हालांकि अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में मैटर ही सिर्फ ये चीजें करती हैं। अगर आपकी ये चीजें ऑन पॉइंट है ना कि आपका हेयर आफ्टर पे बिलीव डेवलप हो गया, आप दुनिया का उससे ज्यादा ब्लेस्ड इंसान कोई नहीं है। मैं सोचता हूँ दुनिया का सबसे ब्लेस्ड, सबसे फ्री इंसान वो है कि जिसको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, और उसका इंटरनल वर्ल्ड जो है ना वो हमेशा कंटेंट है, हमेशा ग्रेटफुल है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा कि जब आपकी डिपेंडेंसी, रिलायंस सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ के ऊपर ना हो। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाद में भी कोई लाइफ है, और अगर मैंने यहाँ पे सब्र कर लिया, साबित कदमी, लोगों के साथ अच्छा कर लिया, और लोगों को अच्छे से ट्रीट किया, गरीबों का हक ना मारा, और मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में डंडी ना मारी, तो वहां में मेरे लिए लाइफ बड़ी अच्छी होगी। और मैं उन लोगों से, जो लोग इस चीज पे इतना यकीन नहीं ना रखते, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि यार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ एंजॉय कर लिया, जिन्होंने यहाँ गरीब का हक खा लिया, मजे कर लिए, शराबें शुरूबें पी ली, और आखिरत कोई होती नहीं है, सब खत्म हो गया, आखिरत नहीं होती। आप नाउजुबिल्लाह हम एक लम्हे के लिए एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो वो लोग भी मौक करने के लिए आपको वहां पे नहीं होंगे, क्योंकि सब खत्म हो गया ना। वो आपको मौक नहीं कर सकते। तुमने सारी जिंदगी किसी गरीब का हक नहीं खाया, तुमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, तुमने सारे अच्छे काम किए, तुमने जिना नहीं किया, तुमने लोगों को गनी हुए, तुमने जिनको जरूरत थी उनको दिया, अब तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? तो वो आपको इन चीजों में मौक नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये सारा बिजनेस और ये सारी सक्सेस और ये सारी चीजें आपको, जो आपके जहन में इस्तराब पैदा कर रही होती है ना, परेशानी पैदा कर रही होती है, वो अल्टीमेट अगर आपका कॉन्सेप्ट, मेन रियल सोर्स ऑफ ट्रूथ जो है ना, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है, वो अगर आपका हेयर आफ्टर बिलीव है, तो सारी चीजें छोटी हो जाती हैं, और फिर आप बड़े ब्लेस्ड होते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? हाँ डेफिनेटली। अच्छा देखो, आपने कहा कि ना ये मैटर ही नहीं करता कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं होता। ऐसा नहीं है, मतलब आपकी बात ठीक है, लेकिन जो मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं, इस्लाम के लिए सक्सेस की डेफिनेशन और है, ठीक है। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि ना पहले आप पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब आपने एक फ्रेमवर्क से गुजरना। पहले आप पढ़ाई करो, फिर आप जॉब करो, फिर आप घर लो, गाड़ी लो, फैमिली हो, शादी करो, ये सारा आपकी अगर आपका लाइफस्टाइल ऑन पॉइंट है, ये आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, ठीक है। सक्सेस की तो मैंने भी सक्सेस ही कहा। अच्छा, तो ये आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, लेकिन ट्रूली जो है ना, इस्लाम इससे ज़्यादा वेरिएबल्स को एड्रेस करता है सक्सेस की डेफिनेशन में। मतलब जैसे अल्लाह पाक कहता है कि ना, आपके लिए सक्सेस क्या है? नमाज पढ़ो, आपके लिए सक्सेस है। अब जो लोग, मेरे जैसा बंदा है जिसकी सोच ये थी कि ना नमाज कब पढ़नी, जब मैं 40, 50, 60s में चला जाऊंगा ना, फिर अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे, उस काम में मेहनत करेंगे, ठीक है। मतलब हम समवेयर तो बिलीव करते ही है ना कि ट्रू दीन है, सारा कुछ है, तो समवेयर तो हम ये बिलीव करते हैं ना कि ये ट्रू दीन है। लेकिन अब मैंने कोर्सेज वगैरह किए, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की इनटू डेवलपिंग माई सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप द बिजनेस। लेकिन हुआ क्या कि मतलब मैंने जो भी सेल्फ डेवलपमेंट की एडवाइस ली और जो भी डिसिप्लिन बिल्ड किया, और फिर मैं ये सोचता होता था कि ना, मतलब नमाज जो है ना, नाउजुबिल्लाह अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। आप वजू करके जाते हो और सारा इतना वो, मतलब आप एफर्ट करते हो, आप बिजनेस पे पुट करोगे, कितने ज़्यादा आउटपुट आएंगे। लेकिन एक रमज़ान शरीफ मैंने नमाज़ पढ़ी, और इतना मैं प्रोडक्टिव पिछले 6 महीने में नहीं हुआ था जितना मैं उसमें हुआ, महीने में प्रोडक्टिव हुआ। तो इस्लाम की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, अगर आप नमाज़ पढ़ते हो ना, तो वो आपको ये बताती है कि ना, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है ना, तो आपने बुरी चीज़ें, अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, बुरी चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि आपको ख्याल आएगा नमाज में, क्योंकि आप अकाउंटेबल हो रहे हो, आपकी नमाज ही मतलब आप एफर्ट पुट कर रहे हो, वजू कर रहे हो, जा रहे हो मस्जिद, और अल्लाह पाक के सामने झुक रहे हो। और अगर आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि वो ज़ाया हो जाए, ठीक है, तो आप अपनी नज़र की हिफाजत करोगे। अब नज़र की हिफाजत क्या है? नज़र की हिफाजत वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना, नमाज के साथ इम्प्रूव होती हैं। आपका पाक रहना, अगर आप पाक और साफ हो ना, मतलब आपके मेंटली आपके लिए इतना बेहतरीन है पाक और साफ रहना, हो जाता है। मैं क्या अभी इवन काउंट भी नहीं कर सकता कितनी चीज़ें जो हैं नमाज आपको हेल्प करती है। और पॉइंट ये है कि जो लोग हैं ना, उन्होंने हमें बताया नमाज पढ़नी है,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल नमाज पढ़ने से क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी जो हेल्थ है कितने, मतलब इन्हीं चीज़ों से आपकी हेल्थ, मतलब आप सीखते हो कि ना, शायद ये मैं बेस्ट आर्टिकुलेट ना कर सकूं हेल्थ वाइज, लेकिन मतलब आप एज ए पर्सन खुद को कितना डेवलप कर लेते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब आपने ये सारा कुछ अटेन कर लिया, सक्सेस अटेन कर ली, ठीक है, लेकिन इस सक्सेस अटेन करने में अगर आपका विजन ही सिर्फ यही था कि आपने ऐसे ही गुजरना है, इसी फ्रेमवर्क से गुजरना है, तो मतलब आपने क्या ही अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आप, मैं यहाँ पर बैठे हैं, हम समझते हैं कि हम फ्री हैं, ठीक है, लेकिन आप और मैं इवन अपने वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि हम क्या वर्ड्स बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। तो आपको लगता है हम फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन एक बंदा जेल में है और वो फिर भी सबमिट नहीं करता, ठीक है, और वो फिर भी अपने वही वर्ड्स यूज करता, तो कौन फ्री हुआ, कौन स्लेव हुआ, ठीक है। Obviously. तो पॉइंट क्लियर है। अब मैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट विजन ही आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि आप जो है ना इस दुनिया में जहन्नुम से गुजर जाओ। एक स्ट्रॉन्गेस्ट विजन, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट विजन क्या? टू बिलीव इन अल्लाह, टू बिलीव इन दैट framework, to believe in that thing that he has shared with us, the framework, the all of this test, क्योंकि हमें बिलीव करना ना, ये तो टेस्ट है, जैसे आपने भी कहा। तो ये मेरी सोच समझ में ये सक्सेस की डेफिनेशन है इस्लाम में। और इसके बाद जो है ना, ऑब्वियसली मतलब जब आप एफर्ट पुट करते हो ना, तो मतलब लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ इसी तरह बात करते रहना कि ना अपनी आउटकम्स को इन चीज़ों में मेजर करें कि हाँ भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं और ये सारा कुछ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एफर्ट पुट करते रहोगे और अल्लाह पाक आपको हेल्प नहीं करेगा बिजनेस बिल्ड करने में। अगर आप एफर्ट पुट करते हो ना, तो अल्लाह पाक आपको हेल्प करेगा टू कॉन्कर द वर्ल्ड, ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल है टू कॉन्कर द वर्ल्ड, and then you are saying if I'm dropping out in the university or not, if I'm completing this university or not, or leaving this job or not, आप इस तरह की बातें करते रहो। हालांकि आपको अल्लाह पाक ने क्या पोटेंशियल दिया कि आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद आप सेकंड बेस्ट लीडर बन सकते हो। पोटेंशियल है ना आप में, उनके पास भी तो कोई सेकंड बेस्ट लीडर होगा, ठीक है। तो जब आपके पास ये पोटेंशियल और आप ये सोचो कि हाँ भाई यार ये जॉब, ये लाइफस्टाइल, ये कार, अब क्या हुए, कार जॉब लाइफस्टाइल के गुलाम, आज़ाद ना हुए, ठीक है। जैसे आपने कहा कंटेंट कैसे होता है बंदा, कंटेंट होता है बंदा मतलब कहीं भी रहकर, चाहे वो, मैंने देखा है इवन कैंसर पेशेंट्स को मैंने स्माइल करते देखा। वो कहते हैं ना अल्लाह पाक कभी भी किसी को उसकी जो है ना उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता। अब इवन फ़लस्तीनियों को देखो, फ़लस्तीनी, मैं समझता हूँ कि वो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ईमान है। मतलब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर वो मतलब सब्र के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग ईमान के साथ वो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई ये जो है ना, मतलब अल्लाह पाक का ही टेस्ट है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, और वो कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हैं और हम कितने वीक खड़े हैं। अब आप करो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से। हम लोग अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मैं दुआ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर बड़ा अरसा मैंने स्ट्रगल की है कि यार दुआ क्यों मांगनी है, मतलब मैं ये दुआ मांग तो रहा हूँ, ये चीज़ मिल नहीं रही और इस तरह से। तो ये भी ईमान की वो है, आपका टेस्ट है कि आप एक चीज़ मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रही। और वाकई फ़लस्तीन वाले लोगों को इसे, मुझे नहीं समझ आती कि इससे ज़्यादा टफ और क्या होता होगा कि खासतौर पे अगर आप वो देखिए ना, प्राइमल जो इंस्टिंक्ट होती है एक मर्द की, कि वो, क्योंकि अल्लाह पाक ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि इंसान तगदो करता है माल कमाने के लिए, फिर वो शादी करता है, बच्चे और उनकी सस्टेनेंस, ताकि वो सिलसिला चलता रहे नस्ल दर नस्ल। तो आपका जो सारी एफर्ट होती है, आपकी मेहनत है, सब कुछ, और आपका बच्चा होता है और वो बच्चे को आप परवान चढ़ाते हो, सारी एफर्ट आपकी उसके लिए होती है, आपकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो, और वो आपसे कोई छीन ले, सही है, तो आपके पास गुड इनफ रीजन है अल्लाह पाक से गिला करने के लिए कि ये अल्लाह मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो उजड़ गई। और कोई बंदा फिर भी उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से राजी हूँ और जैसे अल्लाह की मर्जी है, तो मैं कहता हूँ सलाम है उसकी ईमान की मजबूती को, और उसने जो कुछ अपनी आखिरत के लिए अटेन कर लिया, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का ईमान है।
तो बिल्कुल ऐसे ही है। जॉब में पर्सनली मैंने आपने तो शायद इतनी जॉब ना की हो, मैंने शायद आपसे ज़्यादा ही जॉब कर ली है। मैं भी करंटली भी जॉब कर रहा हूँ अपने साइड हसल के साथ साथ। मेनली तो मेरी मेन हसल है जो साइड वाली है, लेकिन जॉब साथ चल रही है उसके। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जॉब करने के लिए नहीं बने होते। आपको आपके लिए एक हायरिंग के लिए टिप है नेक्स्ट टाइम से, कि वो लोग जॉब करने के लिए नहीं बने होते जो कि जिनके जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। मेरा ख्याल है वो उसमें परेशान रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और एक उनके अंदर जो है ना वो कश्मकश चलती रहती है। दूसरा वो लोग हैं जो नॉवेल्टी सीकर होते हैं, जिनको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं ना। बिजनेस के अंदर आप यहाँ से वहाँ जगल करते रहते हो, कभी आपने ये चीज़ सीखी, कभी आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपका एक वो मज़ा आता रहता है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। जॉब में मोस्टली होता है आपने अपने रोल के अंदर ना बेस्ट होना होता है, तो आप वो एक चीज़ पकड़ते हो स्पेसिफिक। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ पकड़ते हैं और उसको मास्टर करते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए कि आप ऐसा कर पाते हो कि नहीं कर पाते। मेरा तो पर्सनली ये है कि मुझे कुछ नया चाहिए होता है कुछ अरसे के बाद। तो मैं शायद अगर मैं बिजनेस करता रहूँ ना, तो हो सकता है कि द आर्ट ऑफ बिजनेस में मास्टर कर जाऊँ। सही है, जेनेरिकली जो बिजनेस है वो इटसेल्फ, लेकिन उसके अंदर जो स्किल्स हैं, इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशंस हैं, उसमें एक के अंदर जाना और उसमें 10-15 साल लगाना मेरे लिए पर्सनली वो बड़ा टफ है। मेरा ख्याल है ऐसे बंदे के लिए भी जॉब करना बहुत मुश्किल है कि जो नॉवेल्टी सीकर हो, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हो। मेरे से जब बचपन में कोई पूछता था ना कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो शुरू शुरू में तो हर बच्चे का होता है जी कि मैं या तो आर्मी में जाऊंगा या मैं क्रिकेटर बनूंगा। उसके बाद अगला फेज आपका ये आता है कि तब आप सोचते हो कि यार मैं क्या करूंगा। तो मैं सोचता था कि यार शायद मैं ना एक्टर बन जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बनना चाहता था एक साथ, कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं फलाना ढिमकाना। तो जहाँ आसपास देखना कोई ऐसे होता नहीं था, बस एक्टर होते थे इस तरह के जो कभी कोई रोल कर रहे हैं, कभी कोई रोल कर रहे हैं। लेकिन एक्टिंग तो मेरी बहुत ही पैथेटिक है। लेकिन मेरा ख्याल है बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मल्टीपल कैप्स वेयर कर सको, और या ये भी एक्सप्लोर करो, वो भी एक्सप्लोर करो। और एक बिजनेस अगर आपका आपने उसमें इनफ टाइम लगा लिया है, आपके सिस्टम्स इन प्लेस हैं, तो आप उसको किसी हद तक आउटसोर्स करके कुछ नया भी ट्राई कर सकते हो। तो ये बड़ा प्रिविलेज होता है आपको बिजनेस में। अच्छा, मतलब आपका हायरिंग टिप, इन टर्म्स ऑफ योर हायरिंग टिप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आई डू नॉट वांट टू डू द बिजनेस इन द वेरी ट्रेडिशनल वे, एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अगर बिजनेस खत्म भी हो जाए ना, सारा कुछ खत्म हो जाए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि इन द प्रोसेस आई एम बीइंग बेटर, एंड आई एम द बिजनेस इन माई सेल्फ। ठीक है, आई एम द बिजनेस। आई एम द बिजनेस। तो द पॉइंट इज, मैंने आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये वर्ड असबिया ही है या अबसिया, इस तरह का कुछ वर्ड है। तो ये मैंने सीखा है इब्ने खल्दून की बुक से। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना असबिया या असबिया के बारे में, वो ये है कि ना, जो कौमें कॉन्कर करती थी ना, एम्पायर्स बिल्ड करती थी, वो होती थी जिनका एक कॉज के लिए ना आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग होती थी। ठीक है, वही उसको वो करती थी, कॉन्कर करती थी, मतलब एक कॉज के लिए। ठीक है, इतना स्ट्रांग होता था कि वो जाने भी देते थे। तो मतलब यही पॉइंट होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये लोगों को पता है, पीपल इन पावर। इसी वजह से ना वो क्या करते हैं, वो अगर अनपॉपुलर हो रहे हैं ना अपनी आवाम में, वो वॉर स्टार्ट कर देते हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए, असबिया को। ठीक है, कि लोगों की सपोर्ट मिल जाए, हम दोबारा हीरोज बन जाए, और फिर दोबारा से हमें जो है ना लोग एज देयर सेवियर्स समझने लग जाएं। ठीक है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरा यही है। मुझे नहीं पता मुझे इक्विटी देनी है अपनी टीम को, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या उन्हें ऑफर करना है, मे बी एजुकेशन, मे बी अ लीडर इन लाइफ। ठीक है, और मैं नहीं केयर करता कि मैं uneven profits कमाऊं। whatever they are deserving they should get that, and whatever I'm deserving I should get that। मैं नहीं केयर करता कि मुझे सैलरीज वाला सिस्टम ही बिल्ड करना है। ठीक है, तो जब आपका माइंड हो ना ये सारा कुछ चेंज करने का, और आप ओपन टू लर्न हो, तो आपका जिस चीज़ के मैं अगेंस्ट जाता हूँ, स्लेवरी एंड एवरीथिंग, I do not plan on building that। ठीक है, I plan on changing the world। I'm in the business of changing the world। ठीक है, at the moment that is my only ambition at the moment। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सोचते हो, तो people going or coming is not a challenge for you। सही, वेरी गुड। That is how you do objection handling on the sales call। सही। Even I preach my clients about Islam,
इवन आई गिफ्ट देम कुरान एंड हम्म। सीरतुन नबी, और वो बड़ा मतलब वो एग्री करते हैं, क्योंकि इन द वेरी कोर दे वांट टू लर्न ट्रुथ इन द वेरी कोर, ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर इवन अ बिट रिलीजियस, बट दे आर समवेयर रिलीजियस, ठीक है, लेकिन जो है ना मतलब वो लर्न करना चाहते हैं, तो होपफुली हम किसी को मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। विद द इंटेंशन, another point that I want to make, मैं इस पे अपने एक बड़े करीबी दोस्त से बात कर रहा था कि इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे ट्रूथ मिल गया और ये इंसान है एज अ ह्यूमन, वो मेरा ब्रदर है या सिस्टर है, जो भी है, सही है, तो इसको भी वो ट्रूथ मिले और वो इससे जो है ना वो ना रह जाए, पीछे ना रह जाए, बिल्कुल। ना कि ये जो मेंटालिटी है ना, इसने भी किसी हद तक नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ अरसे में, कि हम अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लें लोगों को, और उससे सेल्फिश डिजायर होता है, किसी को मुसलमान करना ना बहुत एक सेल्फिश डिजायर होता है कि मैं मुसलमान करूंगा मुझे अजर मिल जाएगा, और दूसरा मैंने इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, ना कि उसके लिए बेहतरी सोचना कि यार मैं अगर इसको अल्लाह का दीन समझा देता हूँ, बता देता हूँ, तो इसके लिए कितनी बेहतरी हो जाएगी। मैं चैरिटी जो होती है ना, चैरिटी के बारे में सब थोड़ा बहुत पढ़ा था, चैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मैं उसकी डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको लिंक करता हूँ इससे कि मैं दुआ भी जो होती है वो एक बहुत अच्छी चैरिटी होती है, तो मैं कभी कभी मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग जिनको इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, जैसे मैं उस फेज़ में था, या मैं कभी उस फेज़ में चला जाता हूँ जब मैं उसको वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, ग्रास्प नहीं कर पा रहा होता, वो वैसे मुझे इमोशनली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो सारे लोग जिनको दीन नहीं मिला वैसे अभी तक, उनको दीन मिल जाए, क्यों मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उनके लिए बहुत बेहतरी है, मतलब मैं उनकी इस्लाह के लिए दुआ मांग रहा हूँ, और बेसिकली मेरा उसमें सेल्फिश डिजायर ये होता है कि यार मेरी तरफ से ये एक चैरिटी है कि मैं अपनी जो बेस्ट चीज़ हो सकती है ना, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ या दुआ कर रहा हूँ कि उनको मिल जाए, तो ये माइंडसेट होना चाहिए मुस्लिम किसी को करने के लिए, ना कि सिर्फ ये कि हमारे ग्रुप में आ जाए और फिर हम सारे काफिरों में हुकूमत करें मिलके। नहीं, अच्छा देखो, ये इस्लाम का जो है ना, मतलब जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हुकूमत करना इंटेंशन नहीं है, अल्लाह पाक का दीन नाफिज करना इंटेंशन है, जो कि मोस्ट पीसफुल और मोस्ट द बेस्ट लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू नो सऊदी अरब, अभी जो जिन ममालिक में क्राइम रेट क्लोज टू ज़ीरो है वो कौन से हैं? सऊदी अरब, दुबई, कतर, ठीक है, और वो इस वजह से गए हैं क्योंकि समवेयर यहाँ पर जो है ना इस्लाम जो फेड हो रहा है यहाँ पर, वो समवेयर इन्हीं में रह गया था, इस्लामिक लॉ। फॉर एग्जांपल सऊदीया में ये होता था, अभी नहीं पता मुझे होता है या नहीं होता, कि चोरी पे हाथ कटता था, ठीक है, अगर आप चोरी पे हाथ काटो ना, उधर से क्राइम उड़ जाएगा, चोरी उड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हर केस में जो है ना अल्लाह पाक का दीन जो है, अल्लाह पाक का जो फ्रेमवर्क है वो बेस्ट लॉ है, बेस्ट डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आप सोसाइटीज़ को मैनेज कर रहे हो। तो बात ये है कि ना आपको डिस्टिंक्शन नहीं करनी चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पैदा करनी चाहिए कि वो क्रिश्चियन है मैं मुस्लिम हूँ, आपको अच्छा गुमान करना चाहिए कि ना एक दिन अल्लाह पाक उसे हिदायत देते, ठीक है, और आपको इनवाइटिंग होना चाहिए, ठीक है, आपको अगर आप कहते हो यार वो तो क्रिश्चियन है, ठीक है, और आप डिवाइड पैदा कर रहे हो, तो आप उन्हें इनवाइट कैसे करोगे, ठीक है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? टू मेक दिस वर्ल्ड द मोस्ट पीसफुल प्लेस। अब मेरी रीज़न इस्लाम के करीब आने की वजह ही ये है कि दुनिया ऐसी जगह नहीं है इस टाइम पे जिस पे मैं ऐसे ही रहना पसंद करूं। मेरी वजह इस्लाम सीखने की ये है कि मैंने चेंज लेकर आना, मैं चेंज चाहता हूँ और मैं इस दुनिया को पीसफुल जगह बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा एम्बिशन है। इसी वजह से मैंने ये लर्न किया है कि इस्लाम को सीखना चाहिए, क्योंकि वही वो फ्रेमवर्क है जिससे आप दुनिया में पीस टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मफ़हूम में उसका डिस्कस करूँगा कि सब इंसान जो है वो एक ही, जहाँ पर अल्लाह ताला डिस्कस करते हैं ना सूरे निसा के अंदर, जो प्रेस लोग हैं उनके हकूक़, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सब लोग एक ही जान से बने हैं, तो कोई जो है वो ज़्यादा कम नहीं है और सब इक्वल हैं, और कभी इंसान को नहीं करनी चाहिए, डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी चाहिए लोगों में बेस्ड ऑन
कास्ट और इस तरह की हम तो इवन मुसलमानों में डिफरेंस करते हैं बेस्ड ऑन सेक्ट्स, एग्जैक्टली ठीक है, और बुक्स पाल लेते हैं दूसरे मुसलमान Exactly. का। यही तो मसला है। मैं समझता हूँ एक स्पेसिफिक जो क्लास है ना, एक स्पेसिफिक जो तबका है जिसने कल्चरल इस्लाम डेवलप किया पिछले कई 100 सालों में, जिन्होंने ये सेक्ट्स को उभारा, हमेशा स्कूल ऑफ थॉट होता है। किसी की कोई दलील है, वो उस पर अमल कर रहा है, वेरी गुड है यार। आप अगर इजमा के साथ चल रहे हो, एक ह्यूज इजमा है उसके ऊपर, तो ठीक है, आप स्कूल ऑफ थॉट पे अमल करो। लेकिन उसके साथ ये एरोगेंस ले आना कि वो गलत है तबका और हमारा तबका सही है, उनके पीछे नमाज पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे, और उसकी बेस पे अपनी दुकान खोल लेना ताकि हमें चंदा मिले उन्हें ना मिले। कंपटीशन ना, ये मार्केटिंग के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि दूसरे ब्रांड्स को, दूसरे सॉल्यूशंस को डीफेम करो, आप डीफेस करो ताकि आपका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये जो दुकानें लोगों ने खोल ली है ना, प्रोफेशन बना लिया हुआ है मजहब के अराउंड, बहुत बुरी चीज़ है। और उसी की वजह से ये डिवीजन कर भी नहीं, यूनाइट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और वही आप बात कर रहे थे कि अगर आप किसी कोई वाकई एक यूनाइट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा कॉज होना चाहिए। अगर आपका कॉज ये है कि हाथियां मारने हैं या हाथियां मारने हैं, तो फिर तो आपकी हो गई यूनियन मुसलमानों के अंदर। तो अब पॉइंट पता है क्या है, देखो आपको डिस्टिंक्शन नहीं करनी, आपको इवन काफिरों को भी रूल करना है तो उनकी मर्जी से करना है। उनको रूल आपको क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन पे एक जालिम हुक्मरान रूल कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपने उस एम्पायर को कॉन्कर करना है और आपने एक्ट करना है। एम्पायर को कॉन्कर करने का मतलब क्या है, उसके हुक्मरान से हमारी जंग है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है मेरी ऐसे पाकिस्तानी अफगानी के साथ जंग है, यानी वो जहाँ पे जाए मैं उसके साथ लड़ने लग जाऊं और उसके साथ बुक्स पाल लूं। मैंने आज वीडियो भी बनाई है कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इज नॉट अ थिंग, ठीक है। या तो हमारे पाकिस्तानी जो हमारी जो है फौज हो, वो उसका एजेंडा हो कि जी अल्लाह पाक का हम वो कह रहे हैं, मतलब दीन नाफिज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जालिमों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है। उनका एजेंडा क्या, उनका भी एजेंडा अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं, अगली पार्टी का भी एजेंडा उनके पर्सनल बेनिफिट्स हैं। तो हम क्यों, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी तो क्या, मैं एज ए मुस्लिम, एक और जो दुनिया के दूसरे टुकड़े पे जो बंदा रह रहा है वो भी मुसलमान है, मैं उसके साथ क्यों बुक्स पालूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, ये पाक अफगान जो एस्केलेशन और ये वॉर का सिलसिला चल रहा है। तो एक तो ये है कि बड़े, मुझे सिर्फ यही पता था कि पाकिस्तान बड़ा बैक करता है अफगानिस्तान को, उनके रेफ्यूजीज लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना वो इश्यूज भी हैं अफगानिस्तान के, जिस तरह से ये वो ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, फिर बॉर्डर फेंसिंग पे वो खुश नहीं होते क्योंकि उनका जो है ना वो ट्रेड या स्मगल का सिलसिला चलना होता है, और इस तरह की काफ़ी सारे इश्यूज हैं। लेकिन एक जो स्पेसिफिक तबका है ना, जो ऑब्वियसली जो पार्टनर कर रहा है इंडिया के साथ, इवन के इसराइल के साथ जो पार्टनर कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें स्पेशल एड पैकेज देंगे, वो तबका, उस तबके को भी तो ये सोचना चाहिए कि वो यहाँ अगर पाकिस्तान में किसी मस्जिद के अंदर अगर नमाज पढ़ते लोगों को शहीद कर रहा है तो उनका पीछे क्या, वो तो पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं, है। आपके पास प्रूफ है कि उसने शहीद किया उस तबके ने? प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जो भी मिलता मेन है। स्ट्रीम मीडिया का मसला है ना भाईजान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका मसला है ना तालिबान के साथ, तो आपका मसला तालिबान के साथ रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि आपके जो लोग हैं, आपकी जो आर्मी वो लड़ रही है अगर उसके साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है। वो एक मसले को टैकल कर रहे हैं, करते रहें, ठीक है। ये क्या पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ऐसा कोई मतलब, यार देखो ना, अब इंडिया के साथ मसला हुआ, ये क्या करते हैं, इंडिया के साथ मसला हुआ, वो जनाब साहब बन गए फील्ड मार्शल, ठीक है। आपका और मेरा क्या गया, मेरे भावलपुर के लोग जो है ना वो कितने मर गए हैं उसके वो फील्ड मार्शल बन गया, क्या उसने इंडिया फतह कर लिया? वो 4 बम गिराए, कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, क्या प्रूफ है आपके पास? है कभी देखा प्रूफ? या तो होता है ना आप कॉन्कर कर लेते हैं, आप फील्ड मार्शल बन जाते हैं, फिर आप हमारी विन कर लेते हैं, मैं आपके पीछे लड़ने को तैयार हो जाता कि किसी बंदे ने जुल्म जबर किया बगैर किसी वजह के, मासूम लोगों को मारा, मस्जिद को शहीद किया, ठीक है। तो आपने जो है जाके उनका तमाशा बना दिया, उनका मतलब आपने उन्हें सजा दी है जो कि देखने के लायक है। तो
तो आपको क्या लगता है जो इंटरनल पाकिस्तान में जो ये हमले होते हैं, खासतौर पे हमेशा मस्जिदों में ही सुनने को में आता है, तो वो क्या इंटरनल साजिश होती है कि वो कोई एक्सटर्नल करता है? मैं मुझे लगता क्या लग सकता है, मैं अनएजुकेटेड हूँ ऑन द हाँ। सब्जेक्ट। हाँ, अगर मुझे लगता है यहाँ से बैठे बैठे मुझे लग जाए, तो क्या सच होगा झूठ होगा, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। मुझे ये सोचना है कि आई जस्ट हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, आई हैव टू बी ओपन टू लर्न एंड ओपन टू चेंजिंग माई माइंड, ठीक है। लेकिन मुझे बिकना आसानी से नहीं है, समझ आ रही है, किसी भी की भी साइड लेना आसानी से नहीं है, ठीक है। जब पाकिस्तानी आर्मी कह रही है ना कि चलो इसराइल के साथ वार करनी है, ठीक है, तो मुझे सबसे आगे वाला बंदा अगर आते हैं तो मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये अफगानिस्तान से वॉर है और हाँ जी ये वाली वीडियोस चल रही हैं और ये मतलब पागल बना रहे हैं हमें, लोग ज्यादा से नान फेंक रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरह से नहीं काम चलता, हाँ, ठीक है। ऐसे ही है इस तरह से नहीं विन कर सकते आप, जो है ना, मतलब वैसे तुम विन कर ही नहीं सकते। मतलब ऑन द, अगर आप लड़ रहे हो इसराइल के साथ, इसराइल के उन लोगों के साथ जो कि ऑपरेशन चाहते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ लड़ रहे हो तो मैं आपके साथ लड़ूंगा। लेकिन जब आप वापस आओगे और हमारे पीस कायम हो जाएगा, फिर मैं ये पूछूंगा कि हाँ भाई अब लोगों को उठाना है घरों से या नहीं उठाना। अगर उठाना है तो मैं आपके खिलाफ हूँ, अगर नहीं उठाना तो ठीक है जी, मैं मानता हूँ आपको कि आप जो है ना हमारे वो नौकर हो जो हमारी हिफाजत कर रहे हो, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। सही है। ये नहीं मानता कि आप मेरे सेवियर हो तो मुझे आपको सल्यूट करना चाहिए, सुनील मंच की तरह, डैडी जी आप क्योंकि इंडिया पे आप हमले कर रहे हो तो मैं आपको डैडी जी कहूँ, तो ये नहीं हमसे हो पाएगा। सही है, बस हाँ मेरा ख्याल है फ्रीडम होनी चाहिए। और मैं किसी हद तक मैं इस चीज़ पे भी बिलीव रखता हूँ कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होना चाहिए। इनफैक्ट आपका जो करंट पॉलिटिशियन भी है ना, लोग ये जी के बंदरों की शक्ल लगा रहे हैं और ये करें, यार एक बंदा अगर आपके मुल्क का वजीर आज़म है ना, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। आप बाकी दुनिया को क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, सही है। तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होनी चाहिए और चीज़ों को टैकल करने का तरीका जबर और वो नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल से मुश्किल ही चीज़ें होती जाती हैं, जितना जबर होता है उतना ऑपरेशन के सामने से उतनी ज़्यादा रिबेलियन भी आगे से निकल के आती है। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। काफ़ी अच्छी डिस्कशन की है हमने, मेरा ख्याल है समा हम कर लें। बिजनेस से हमने शुरू किया था, बिजनेस से शुरू किया हमने, हम पॉलिटिक्स पे भी हमने थोड़ी सी बात की, फिर हमने बात की रिलीजन के ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी बातें, फिर हमने आखिर में जो है वो जो डिस्कशन की वो काफ़ी सेंसर्ड होना चाहिए उसको। तो देख लें, एडिटिंग आपके वाले हैं, सेंसर करना हो आपने तो कर दे, जब तक बंदे ने कोई इतना काम ना किया और बिना वजह क्यों चले जानने लग गई है।